चलिए, तो पिछला हमारा जो भी डिस्कशन था सबको पता है। एक पार्ट जो पहला अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन था वो हो चुका है, और सेकंड जो क्लास है अगर आपने शेड्यूल देखा होगा तो आपको पता होगा किस चीज़ की है, इकोनॉमिक्स, है ना। तो जितना भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको बनाई गई हैं, बताई गई हैं, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे भाई साहब, इसको देखेंगे फाइनली। तो इकोनॉमिक्स में आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स के अपने कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। एक तो भाई साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और अगला क्या है आपका, हाँ, स्टैटिस्टिक्स है। भाई मैक्रो कह रहा है, 11th में हो, है ना। तो अब सिलेबस चेंज हो गया है ना, कुछ भी नहीं पढ़ के चले जाना है, ये ध्यान रखना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लगती है, अगर आप सीबीएसई में हैं तो आपको कौन सी इकोनॉमिक्स लगेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स लगेगी, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस बात का आपको ध्यान रखना, वो ये है कि जितने भी टॉपिक हैं वो आपको क्लियर कट पता हो कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ आती हैं, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंतर क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है ना। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में है। पीपीसी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रयास करेंगे कि पूरा जितना जल्दी समाप्त हो पाएगा तो इस लेक्चर को कवर अप कर लेंगे। बाकी कल वाले जो लेक्चर थे उनके नोट्स टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मिल गए होंगे, और अभी उसका लेक्चर भी आ गया होगा। तो आप अगर देखना चाहें तो 2x स्पीड में उसे क्या कर सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं। अगर कोई 45 एक घंटे का लेक्चर है तो आप बड़ी आसानी से 30 मिनट में उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई साहब। और 2x स्पीड में भी इतना वॉइस आता है कि आसानी से कोई भी अगर एक बार लेक्चर लगाएगा तो पढ़ सकता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई इकोनॉमिक्स आखिर क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। तो मुझे बताइए कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें बेटा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली कौन सी है, इकोनॉमिक्स, और दूसरा कौन सा है, इकोनॉमी, है ना। एक इकोनॉमिक्स है और दूसरा कौन सा शब्द आता है, इकोनॉमिक्स आता है। दोनों जो है अलग अलग शब्द है, जिनको आपको क्या रखना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी हाँ, तो फाइनली ध्यान से देखेंगे, और जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझने का पूर्ण रूपेण क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। मैंने कहा दो शब्द हैं, कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं, है ना। तो सबसे पहले मोटा मोटी समझने की कोशिश करिए कि आखिर वो दो शब्द कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद फिर हम अपने नोट्स पे चलेंगे, और बेटर ये होगा कि अगर आप लिखने का प्रयास ना करें, है ना, लिखेंगे तो कोई उसका मतलब है भी नहीं, लिखने में कोई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भी नहीं आपको। मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हैं, एक शब्द क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स, और एक शब्द क्या है बेटा, इकोनॉमी। बहुत स्पष्ट शब्द में मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स तो एक क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है। आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है, इकोनॉमिक्स लगता है, या कई जगह पे इकोनॉमिक्स को ऐसा कह दिया जाता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो किसको समझने के लिए बनाया गया है, इकोनॉमी को। मतलब अगर आप इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको क्या पता रहना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ ये है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई हम कहाँ रहते हैं, तो आपने सुना होगा कि हम कौन सी इकोनॉमी में रहते हैं, इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई साहब, इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं। अगर यूएस है तो यूएस इकोनॉमी है, चाइना है तो चाइनीज़ इकोनॉमी है, रशिया है तो रशियन इकोनॉमी है। कोई भी भाई साहब जो है, जो देश है, वो अपनी इकोनॉमी अपने रीजन से रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करता है, रीजन से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी कोई भी क्या हो सकता है बेटा, प्लेस हो सकता है। इकोनॉमी कोई भी क्या हो सकती है बेटा, रीजन हो सकता है। इकोनॉमी कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है जहां हम लोग रह रहे हैं। हम लोग मतलब आप, मैं, कोई भी। और यहां पर कुछ क्या हो रही है बेटा, एक्टिविटीज हो रही है। यहां पर क्या हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। ये क्या रखना, दिमाग में रख लेना। सर कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, भाई पेट पालने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कोई पढ़ा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, सब कुछ कोई ना कोई कर रहा है। तो मेरे लालो, एक्टिविटीज जो है ना, हम कौन सी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी में दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, ये बच्चे बच्चे जानते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगली कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करूं तो हर वो एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, हर वो एक्टिविटी जिसमें क्या इन्वॉल्व है,
पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसे क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी जो वेलफेयर के चक्कर में कर दी जाए, भाई वेलफेयर के चक्कर में अगर कोई एक्टिविटी कर दी जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि वो नॉन इकोनॉमिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी जो है वो किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। तो वो पढ़ाने जाती तो उन्हें क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है ना। अब जब सैलरी मिल रहा है मेरे भाई, तो वो उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर वो घर में आए और मोहल्ले में आकर के गरीब बच्चों को क्या करें भाई साहब? फ्री में पढ़ा दें, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोला जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम लिया जाता है। ये सब जानते हैं। तो पहली चीज तो यही कि सर, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी को समझने में मदद करता है। और इकोनॉमी क्या है? जहां लोग रह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पेट पालने के लिए, फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, है ना भाई। पैसा कमाएंगे तब तो जीवन में कुछ कुछ होगा ना। तो ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना, फॉर अर्निंग क्या बेटा? लाइवलीहुड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये पहला चीज था जो आप लोग को क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारा पहला चैप्टर है बेसिक वाला, वो इसी बात से क्या करता है बेटा? आपको मुलाकात करवाता है कि भाई ये बताओ अल्टीमेटली कि क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप पूछेंगे, बीच में पूछ भी सकते हैं कौन सी बड़ी चीज है भाई साहब। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर साफ बोला गया कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स। पहला जो सवाल है वो क्या बताया जा रहा है आपको? कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई साहब? इज अ सोशल साइंस that studies how individual and society use scarce resources to satisfy क्या बेटा? अनलिमिटेड want। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि किस तरीके से किसी देश में, किसी राष्ट्र में जो संसाधन है मतलब क्या बेटा? रिसोर्सेस, ठीक है ना। उन रिसोर्सेस को, और रिसोर्स हमेशा कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्स कैसे होते हैं? लिमिटेड। तुम पूरे देश के पेड़ काट दो, दोबारा पेड़ उगा पाओगे? तुम पूरे देश के पहाड़ काट डालो भाई साहब, हिमालय खत्म कर दो, ग्लेशियर बहा दो, तो ये रिसोर्स कैसे हैं? स्केयर रिसोर्स हैं। कैसे रिसोर्स हैं? स्केयर रिसोर्स हैं। और वांट कैसी है बेटा? अनलिमिटेड। यही तो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, यही तो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि लिमिटेड है कौन बेटा? रिसोर्स। और लोगों की जो जरूरतें हैं वो कैसी हैं बेटा? अनलिमिटेड है। लोगों की जो जरूरतें हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड है। बस इसी चीज को कि भाई कैसे रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हाउ लिमिटेड रिसोर्स शुड बी क्या बेटा? डिवाइडेड इन द इकोनॉमी, जिससे इक्वालिटी हो जाए। अभी एक आंकड़ा आया जिसमें यह बताया गया कि 10% लोगों के हाथ में देश का लगभग 65 से 70% वेल्थ है। मतलब हमारे देश में 10% जो लोग हैं ना, उनके हाथ में पूरे देश का 65 to 70% पैसा उनके हाथ में है भाई साहब। समझ रहे हो बात को? तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों के पास कितना ही पैसा है, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, और क्या सिंपल सा फंडा है ना। तो यहां पर वही बताया गया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि हाउ स्केयर रिसोर्सेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या बेटा? इन द सोसाइटी। किस तरीके से आप क्या करेंगे भाई साहब? उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां कुछ कुछ डेफिनेशन दी है जो बहुत ज्यादा आपके काम की नहीं है, लेकिन जिसको ज्ञानी बनना है, जिसको अच्छा लगता है पढ़ना लिखना, उसके लिए भाई साहब ये चीजें क्या की करी गई हैं? डाली गई हैं। आप समझदार हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां जो मैंने डेफिनेशन डाला है, जैसे एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है भाई साहब? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगर न्यूमेरिकल चीज आए, सॉरी ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आए तो पता कर लेना, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा बेटा एल्फ्रेड मार्शल, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इसने भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। इसके बाद में लियोनेल रॉबिन्स ने भी दी है। तो आपको अगर याद है दैट इज वेल एंड गुड, नहीं है तो आपका काम नॉर्मल डेफिनेशन से भी चल जाने वाला है। तो यहां सिंपल वर्ड में मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि आखिर क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पकड़ पाएंगे। यहां बहुत ही बेसिक भाषा में मैंने आपके साथ में क्या किया बेटा? डिस्कशन किया है, ठीक है ना। क्या भाई साहब? तो सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई साहब? इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है व्हाई रिसोर्सेज आर क्या बेटा? लिमिटेड। इकोनॉमिक्स बताती है कि भाई रिसोर्स आखिर लिमिटेड क्यों है। इन सब प्रश्नों का जवाब कौन देता है? इकोनॉमिक्स देता है। लेकिन 11th 12th में तो सर कुछ ऐसा पढ़ने को बहुत ज्यादा, बेटा ये बेस है। इसके बाद जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में, तब आपको समझ में आएगी कि यस, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो स्टैटिस्टिक्स के आधार पर बनाई जा रही हैं, आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही हैं। जो स्कीम्स निकाली जा रही हैं या जो ग्रोथ डेवलपमेंट के मॉडल बनाए जा रहे हैं, उन सब में इकोनॉमिक्स के बिना तो काम चलने वाला नहीं है। इन सब प्रश्नों के जवाब है। वाई ह्यूमन वांट्स आर क्या बेटा? अनलिमिटेड। रिसोर्स क्यों लिमिटेड हैं और लोगों की वांट्स क्यों अनलिमिटेड है? हाउ चॉइसेस आर मेड टू यूज क्या बेटा? रिसोर्सेज इफिशिएंटली। इन सब सवालों का जवाब आपको कहां मिलने वाला है बेटा?
इकोनॉमिक्स में मिलता है। अगर आप इस चीज को भी अपनी डेफिनेशन में लिखेंगे तो भी आपको नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। अगली चीज क्या है सर, तो इकोनॉमिक्स में की फीचर्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा बताइए। की फीचर में सबसे पहले क्या आ गया, स्टडी ऑफ क्या बेटा, स्कैरसिटी, है ना। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि जब रिसोर्स की डिमांड क्या हो बेटा, ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो बेटा, कम हो। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है बेटा, कम है, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं, कमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कमी। तुम्हारे पास भाई साहब ऐसा तो होगा नहीं ना कि तुम, जैसे अंबानी वे बहुत पैसा मान लेते हैं, तो कभी देखा गया कि अंबानी हेलीकॉप्टर में चढ़ गया पूरे नोट उड़ा रहा हो और तुम लोग लूटे हो। सर उसको भी पैसे कम पड़ते हैं, समझ रहे ना बात को। भाई देखो जो साइकिल से चल रहा है ना उसके पास भी पैसे कम है, जो गाड़ी से चल रहा है उसके पास भी पैसे कम है, जो हवाई जहाज से चल रहा है उसके पास भी पैसे कम है, और जो हवाई जहाज का मालिक है उसके पास भी पैसे कम है। भाई साहब सर इतने बड़े बड़े लोग हैं, हाँ किसी के पास नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब ये जो वांट है ये कैसी है, अनलिमिटेड है। जिसके पास जितना पैसा आता है वो उतना ही क्या लगता है, कम लगता है। रिसोर्स का भी यही हाल चाल है कि, लेकिन रिसोर्स तो नहीं बढ़ने वाले ना, तुम्हारी आवश्यकताएं तो कभी कम नहीं हो सकती हैं, है ना। क्यों भाई साहब, क्या नाम है, सार्थक राव, तुम्हारे पास पहले साइकिल थी, फिर गाड़ी आ गई, अब गाड़ी के बाद तुम्हारा माने कि कार आ जाए, कार के बाद अब तुम सोचोगे हवाई जहाज ले लें, है ना। तो भाई साहब आदमी का तो कभी जो नियत है वो ऐसी है। तो इकोनॉमिक्स यही बोलता है कि तुम्हारी तो कभी खत्म होगी नहीं, है ना। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं सूर्यवंशी वो कभी नहीं खत्म होंगी, लेकिन ये जो संसाधन है ये तो खत्म हो जाएंगे ना। कोयला कितना निकालोगे तुम, खत्म कर दिया पूरी माइन से कोयला निकाल के भाई साहब। तो बस यही चीज यहां पर डिस्कस कर रहा है कि भाई स्कैरसिटी का क्या मैटर है, स्टडी ऑफ चॉइसेस एंड क्या बेटा, एलोकेशन। तो फिर कैसे रिसोर्स को इस्तेमाल करें, कैसे लोगों के बीच में बांटें कि इकोनॉमी चलती रहे। अच्छा अब आपको पता है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ही एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम बचपन से पढ़ते हैं, मालूम है क्या है, चौथी पांचवी से पढ़ाना चालू कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है कि सर रिसोर्स का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि हम भी यूज कर लें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका क्या कर पाए भाई साहब, यूज कर पाए। ये प्रॉब्लम इसी की वजह से तो हुआ क्योंकि रिसोर्स इतने ज्यादा नहीं है। डील विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या बेटा, कंजप्शन एंड कंसर्न्ड विद क्या बेटा, ह्यूमन वेलफेयर। तो यहां कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी और मैंने यहां पर इकोनॉमिक्स के बेसिक आपको क्या कर दिए, क्लियर कर दिए कि अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए, और बेटर एक्सप्लेन करना है सिंपल वर्ड्स में भी यहां पर दिया है और फीचर्स भी मैंने आपको क्या कर दिए इकोनॉमिक्स के बता दिए हैं। अब आपको पता है कि जब भी आप पढ़ने बैठे होंगे तो आपको दो चीजें आई होंगी कि इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला क्या है बेटा, माइक्रो, और दूसरा क्या है, मैक्रो। पहला क्या है, माइक्रो। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक का नाम है माइक्रो और एक का क्या नाम है बेटा, मैक्रो। नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो छोटा और मैक्रो मतलब क्या बेटा, बड़ा, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब क्या हो गया बेटा, छोटा, और मैक्रो मतलब क्या हो गया, बड़ा। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो माइक्रो शब्द है ना, ये जो कौन सा शब्द है बेटा, माइक्रो, ये माइक्रोज से बना है। किससे बना है बेटा, माइक्रोज से बना है। जबकि जो मैक्रो शब्द है वो किससे बना है, मैक्रोज से बना है। किससे बना है बेटा, मैक्रोज से बना है। सर इसका क्या मतलब होता है, ये समझने योग्य बात है। माइक्रोज का मतलब होता है मेरे भाई छोटा, माइक्रोज का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, और मैक्रोज का मतलब क्या होता है, बड़ा। इकोनॉमी के जब आप छोटे छोटे हिस्सों पर स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंदर में आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े हिस्सों पर बात करें तो क्या आ जाता है भाई साहब, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बात होगी, ठीक है ना। तो यहां पर वही एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि भाई जब इंडिविजुअल यूनिट पर पढ़ाई चल रही तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, इकोनॉमी एज अ क्या बेटा, होल। जब आप पूरी इकोनॉमी, अब मैं पूछूं अगर कि छिंदवाड़ा में कितनी बेरोजगारी है ना, और इंडिया में कितनी बेरोजगारी है, तो इंडिया में कितनी बेरोजगारी, इट इज अ क्या बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है ये। और छिंदवाड़ा में कितनी बेरोजगारी, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रो का कंसेप्ट है। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके का ही है, और आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा कि भाई मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क है। आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, कुछ कुछ चीजें यहां पर मेंशन की गई। सबसे पहला मीनिंग, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, यहां क्या है बेटा, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल इकोनॉमी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक। दूसरा, यहां पर
छोटे हिस्से पर क्या होती है भाई साहब, स्टडी करवाई जाती है। किस पर करवाई जाती है? छोटे स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी पर आपकी भाई साहब बात होती है। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इन सब चीजों पर बात होती है। जबकि यहां पर क्या बात होती है भाई साहब, इकोनॉमी एज अ होल पर आपसे बात होती है। अगली चीज क्या, यहां पर कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री आते हैं, जबकि यहां पर नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों पर क्या होती है, डिस्कशन होता है। यहां पर इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन होता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। यहां पर पूरे इकोनॉमी में प्राइस लेवल का क्या स्थिति है यह बताया जाता है। यहां इंडिविजुअल इनकम निकाली जाती है, यहां क्या निकाली जाती है, नेशनल इनकम। यहां डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, इन टॉपिक पर डिस्कशन होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बेरोजगारी, बड़े लेवल की जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है उन पर यहां पर बात होता है। यहां पर यह देखा जाता है कि किस तरीके से संसाधनों को बांटा जाए, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर बात होती है कि इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। ठीक है ना, जो इकोनॉमी हिलडुल है, कई कह रहे तो रुपए गिर रहा है सर, रुपए गिर रहा है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है भाई साहब, ये माइक्रो से तो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां कुछ कुछ क्या दिया है, एग्जांपल दिया है। एग्जांपल दे रहा है, जैसे देखो माइक्रो का क्या कंसेप्ट है, व्हाई डज द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। और यहां पर केवल एक प्रोडक्ट पर बात कर रहा है, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। लेकिन अगर कोई पूछे पूरे देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो वो कौन सा कंसेप्ट कहलाएगा, मैक्रो। इनमें से आपको जितने भी पॉइंट याद रहे, 2 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट याद है, 4 पॉइंट, और याद क्या करना है, समझ लिया तो पॉइंट तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा भाई साहब, पता ही लग जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो कुछ होना जाना है नहीं। तो ये आपको क्लियरली इन बातों पर पता होना चाहिए। तो अभी तक क्या देखा, एक तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्या देख ली बेटा, डेफिनेशन। एक तो क्या देखा हम लोगों ने, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी है। अगला क्या देखा भाई साहब हम लोगों ने, कि इकोनॉमिक्स के बाद में माइक्रो क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है। अब अगली चीज देखते हैं, ठीक है ना। चौबे जी ध्यान से देखना है। अगली चीज क्या है सर, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल शब्दों में ये समझ लो, है ना, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या फर्क है पहले मैं बता देता हूं। व्हाट वाज, व्हाट इज। कोई इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो देखो, ये नॉर्मेटिव और पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है ना, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालिसिस करने की दोनों क्या है बेटा, मेथड्स हैं। अगर आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करोगे ना, तो क्या था और क्या है, व्हाट वाज एंड व्हाट इज पर बात करता है कौन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव मालूम है किस पर बात करता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो एनालिटिकल जो है वो कौन है, वो नॉर्मेटिव है। कौन है बेटा, वो नॉर्मेटिव है। तो पॉजिटिव में केवल बताया जाता है क्या था क्या है, लेकिन नॉर्मेटिव बोलती है कि भाई ये होना चाहिए था। तो यहां पर वही समझाया गया आपको, इस पेज में कोई तनाव लेने वाली बात ही नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज आपको बताई गई है ना, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें व्हाट इज की पढ़ाई होती है, जैसे फैक्ट, कॉज, इफेक्ट, रिलेशनशिप, ऐसा क्या है, क्यों है ना। नॉर्मेटिव बोलता है व्हाट ऑट टू बी, वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन क्या बेटा, ओपिनियंस एंड एथिक्स। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ओपिनियंस को किस इकोनॉमिक्स में जगह मिलती है ना, या आप कह सकते हो एनालिसिस को, प्रिडिक्शन को किस इकोनॉमिक्स में जगह मिलती है, तो क्या बताओगे, नॉर्मेटिव। किस में मिलती है, नॉर्मेटिव में मिलती है। जबकि पॉजिटिव में तो केवल यह बताया जाता है कि भाई स्थिति क्या है। इसीलिए हमने यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट किया, बड़े ध्यान से देख लेना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव होती है, जो है उसका डिस्क्रिप्शन देता है भाई साहब, और ये कैसी होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है। यहां पर फैक्ट और रियलिटी पर बात होता है, जबकि यहां वैल्यू और किस पर बात होता है बेटा, जजमेंट पर बात होता है। अगली चीज क्या है बेटा, क्या हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, तो कैन बी टेस्टेड। क्यों, सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि कोई फैक्ट है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि कोई जो फैक्ट है उसको तो आप क्या कर सकते हो बेटा, किसी भी फैक्ट को क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है ना। फैक्ट को ऑलवेज क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन कोई बात अगर वैग्यू बोल दिया गया है, कोई बात अगर बोली गई, तो उसको आप कैसे, क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं है ना, तो आप इसको किस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर सकते भाई साहब। ये यहां पर आता है व्हाट इज, आर, विल, यहां पर क्या आता है, शुड एंड ऑट टू बी जैसे कंसेप्ट चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है और ये क्या है बेटा, सब्जेक्टिव। अगर आपको पॉलिसीज सजेशन मांगना है तो आपको किस इकोनॉमिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, नॉर्मेटिव की तरफ। जबकि जो हो रहा है अगर उसी बस को एक्सप्लेन करना है, उसके इफेक्ट को समझना है, कॉज एंड इफेक्ट को समझना है, तो कौन सी इकोनॉमिक्स है बेटा, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आई होप दोनों में अंतर समझ पाए होंगे आप लोग। सर ये वो है ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो चीज है सर जो ये बताता है कि भाई
आपको ना इस तरीके से चलना है, आगे इस तरीके से चलना है, ये पॉलिसीज बनाना है, ये आगे, ये फॉरवर्ड चीजों पर बात करता है। जो आने वाली चीजें ना ये फ्यूचर पर बात करता है, और ये बताता है भाई साहब कि आपके पास में जो कुछ हुआ है तो वाई इट हैज क्या बेटा हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इन सब चीजों पर डिस्कशन होता है। तो आई होप कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव आपको समझ में आ गया होगा। सार्थक राउत क्या समझ में आया? सर अब ये मत बोलो सर व्हाट इज, व्हाट वाज, ये सब कहाँ आता है पॉजिटिव में, व्हाट ऑट टू बी कहाँ आता है नॉर्मेटिव में। तो ये 4-5 पॉइंट बहुत छोटे छोटे बनाए हैं मैंने। अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे ना, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेन इफेक्ट, सजेस्ट क्या बेटा पॉलिसी, कैन बी टेस्टेड, कैन नॉट बी टेस्टेड, बहुत छोटे छोटे शब्द डालें ताकि याद करने में दिक्कत ना जाए। अगर कोई बच्चा एक आध बार भी इसको पढ़ ले तो उसको बड़ी आसानी से कंसेप्ट क्या हो जाए भाई साहब पता चल जाए। ये मेन मुद्दा था मेरा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक क्या क्या देख लिया भाई साहब? व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाया, इकोनॉमी समझाया। फिर इसके बाद में भाई साहब आपको मैंने माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या बताया है, डिफरेंस क्रिएट करवाया कि माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट रहा इंपॉर्टेंट वो क्या, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड क्या बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहां कुछ एग्जांपल आपको समझाने की बात की है। देखिए जैसे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन जीएसटी रेट विल रिड्यूस क्या बेटा डिमांड, है ना। वो कह रहा है कि अगर जीएसटी रेट बढ़ाओगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। जीएसटी रेट शुड बी रिड्यूस टू हेल्प द क्या बेटा पुअर। देखो यहां क्या बोला, शुड बी, हो नहीं रहा है ऐसा। देखो इंक्रीज इन जीएसटी रेट, अब जीएसटी रेट बढ़ गया है, मतलब ये उन चीजों पर बात करता है जो ऑलरेडी हो चुका है, कौन, पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव बात करता, सजेशन देता है कि भाई ऐसा कर लो तो उसका ये इंपैक्ट पड़ने वाला है। समझ गए बात को मैंने क्या बोला? तो जैसे देखो जब जीएसटी बढ़ा होगा तो लोगों ने क्या बोला, जीएसटी बढ़ गया है भाई, अब क्या होगा, अब जो है ये डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेट महंगे हो गए तो अब कोई लेगा नहीं सामान। लेकिन उसी तरफ से अगर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोला जाए तो क्या होगा कि जीएसटी को कम करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी कम करेंगे तो उससे गरीबों को क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा, सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ये फर्क है किसमें भाई साहब, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में जो है ये फर्क है। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं, जिससे आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नाम का एक कंसेप्ट आता आपके पहले चैप्टर में। हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई अलग चीज नहीं है, जो मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं ना वही है। क्या है प्रॉब्लम बताइए, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड क्या बेटा वांट। बहुत ध्यान से देखना, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड क्या बेटा वांट्स। कोई चीज की डिमांड ज्यादा है किसी चीज की तो, और उसकी सप्लाई कम है, तो वहां स्कैरिसिटी पैदा हो जाती है। क्या पैदा होती है, स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मतलब क्या, कम है सर वो चीज। कोई भी चीज अगर कम है ना तो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ क्या बेटा चॉइस। क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तुम मार्केट गए हो और तुम्हारी जेब में 2000 रुपए है, 5000 रुपए, जितने भी रुपए हैं, फिर भी तुम क्या पूरा मार्केट खरीद लोगे? नहीं सर, हमें चूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जेब में केवल कितने रुपए हैं, 2000 रुपए हैं। तुम कहीं घूमने फिरने भी जाते हो, अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो तुम्हें चूज करना पड़ता है वहां पर कि भाई इस पैसे को किस तरीके से हमें क्या करना है, खर्च करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की क्या है, कमी है। तो कभी भी सबसे पहले देखना, रिसोर्स हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती। वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। दूसरी चीज ये कि जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो क्या होने वाला है मेरे भाई, आपको जो है स्कैरिसिटी पैदा होगी, और जहां भी स्कैरिसिटी पैदा होगी ना, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ क्या बेटा चॉइस, एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नोन एज क्या बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से तीन चीजें आती हैं, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए यार, हाउ टू प्रोड्यूस, और क्या बेटा होम टू प्रोड्यूस, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, मैंने जितनी बातें आपको एक्सप्लेन की ना, वही बातें आपको यहां पर क्या है बेटा नजर आ रही होंगी। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो यहां बड़े स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि सर ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, सॉरी अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्केयर्स हैं भाई साहब। तो रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब कि एक रिसोर्स का आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी हैज टू मेक क्या बेटा चॉइसेस, हाउ टू यूज क्या बेटा दिस रिसोर्सेज। यही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज अ क्या बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर जगह पर तुम सुबह उठते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक समय कम है ना,
आदमी को लगता है भाई ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जहां पे रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, वहां हमेशा क्या रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो रहने ही वाला है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि क्यों होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो वही रीजन है, अनलिमिटेड वांट है, रिसोर्स कम है, और रिसोर्सेज के कैसे यूज है बेटा, अल्टरनेटिव यूज है। तो यहां आप डायग्राम भी देख पाते हो, लिमिटेड रिसोर्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो भाई स्कैरिसिटी तो पैदा होगा ही होगा। डिमांड ऑफ रिसोर्स इज ग्रेटर देन क्या बेटा, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से तीन प्रॉब्लम पैदा होती है। क्या पैदा होती है बेटा, तीन प्रॉब्लम जो है आपके लिए पैदा होने वाली हैं। क्या क्या, बहुत ध्यान से देखना, जिन्हें हम लोग कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और क्या बेटा, होम टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है। मुझे ये बताइए, जब आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, आप देख के ही लगाओगे ना कि कितना बड़ा प्लांट डालना, कितनी बड़ी फैक्ट्री डालना, कितने यूनिट बनाना। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई क्या बनाएं, विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, कौन सा सामान। जैसे तुमने अपने घर में कहा एक दिन अचानक कि भैया पिताजी वो मेरे को धंधा करना है, ओके, काय का करेगा भाई, किस चीज का बिजनेस करना है तेरे को, है ना। तो सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा ना कि क्या बनाएं, क्यों, क्योंकि रिसोर्स कैसे हैं भाई साहब, लिमिटेड है। तो सबसे पहले क्या चीज, विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी क्या बेटा, प्रोड्यूस। क्या तुम कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते हो या क्या बनाना चाहते हो, कैपिटल गुड्स। क्या लग्जरी गुड्स बनाओगे या क्या बनाओगे, नेसेसिटी। सर ये क्यों जरूरी है, लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है ना। क्या दुनिया में जितनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी बनती है उतना ही रोल्स रॉयस भी बनता है क्या, है? सर रोल्स रॉयस तो मोस्टली किस पर बनती हैं, ऑर्डर पर ही बनती हैं। अब मुझे बताओ, एक रोल्स रॉयस जो कंपनी है, उसके मालिक ने जब सोचा होगा कि मुझे क्या बनाना है, तो भाई साहब उसने दिमाग लगाया होगा कि मुझे लोअर क्लास लोगों के लिए गाड़ी नहीं बनानी है, जो लोअर इनकम लोग वाले लोग हैं उनके लिए नहीं बनानी है। लेकिन स्विफ्ट ने जब बनाया होगा ना, तो उसने क्या बोला भाई साहब कि जो लोअर इनकम ग्रुप है वो भी काय में बैठे भाई साहब, गाड़ी में बैठे। तो जितने यूनिट्स मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बनते होंगे उतने तो भाई साहब किसके नहीं बनते होंगे, रोल्स रॉयस के तो नहीं बनते होंगे ना। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेरे भाई बहन कि बनाने के पहले सोचा जाता है। बनाने के पहले क्या किया जाता है, सोचा जाता है अल्टीमेटली कि आखिर कौन सा गुड्स हमें क्या करना है, बनाना है। क्या तुम कैपिटल गुड्स बनाओगे, सर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में लगने वाले, जैसे मशीन, जैसे क्या बेटा, मशीन हो गया। ये सब कौन से गुड्स हैं, ये सब कैपिटल गुड्स की किस में आते हैं बेटा, श्रेणी में आते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया, ऐसे गुड्स जिनको क्या कर लेगा कंज्यूमर, कंज्यूम कर लेगा। आपको चूज करना है, किन चीजों के बीच में चूज करना है भाई साहब, कि आखिर आप कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते हो क्या, आप कैपिटल गुड्स बनाना चाहते हो क्या, आप लग्जरी गुड्स बनाना चाहते हो, या क्या बेटा नेसेसिटी बनाना चाहते हो। मुझे बताइए, अगर कहीं पर कोई 5 स्टार होटल खुला है तो उसे पता है जनरली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर तुम लोग को इन फ्यूचर में बिजनेस खोलना है, हर आदमी क्या लगाता है, दिमाग लगाता है। मुझे ये बताओ, छिंदवाड़ा में कोई ऐसी चीज, जैसे मैकडॉनल्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स इंडिया के बड़े बड़े शहरों में, कुछ ऐसे शहर है जिनमें नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब, लेकिन डोमिनोज आपको ना मिडिल क्लास जो टाउन है उनमें भी क्या मिल जाता है, डोमिनोज मिल जाता है। क्योंकि डोमिनोज में जो आप पिज्जा और ये बर्गर वगैरह खा रहे हो ना, ये अफोर्ड कर सकता है आदमी, मतलब नॉर्मल भी व्यक्ति एवरेज जो कमा रहा है वो भी क्या है 150, 150, 200 रुपए का खा सकता है। बट मैकडॉनल्ड्स महंगा है, तो उन्हें पता है भाई साहब कि अगर हम यहाँ छिंदवाड़ा में खोल देंगे ना, तो लोग एक बार तो ट्राई करने आ जाएंगे लेकिन दोबारा यहाँ घुसने वाले नहीं हैं। तो उन्हें पता होता है कि हम लग्जरी आइटम बना रहे हैं, नेसेसिटी कहाँ, किस कौन सी इनकम क्लास ग्रुप। तुमने देखा है कभी कि रोल्स रॉयस का एड दैनिक भास्कर में छपा हो, ये पत्रिका में छपा हो? नहीं। पता है आपको, रोल्स रॉयस का एड केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपता है, बहुत रेयर। पहले तो छापते भी नहीं थे, देते ही नहीं थे ऐड, लेकिन अभी उन पेपरों में छपता है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं। और वो भी आपको मोस्टली आप देखना, जब एयरपोर्ट वगैरह में जाओगे, ध्यान से देखना, एयरपोर्ट वगैरह में भी ना कई बार वहां पे भी जो अंदर आप देखेंगे तो वहां पे भी ना महंगी महंगी गाड़ियों की और महंगी महंगी चीजों की, जो आपको नॉर्मल, आप बस स्टैंड में गए ना तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, गुप्त रोगी मिले, अब अलग ही बैनर चिपके हुए भाई साहब, है ना। 2 दिन में भाई साहब ये सब चीजें लटकी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, बहुत बहुत दिक्कत। अलग ही एड चल रहा है भाई साहब, अलग ही एड चल रहा है। आप बस स्टैंड में चले जाओ, आपको पता लग जाएगा। मालूम है क्यों? वो एड आपको कहां नहीं देखने को मिलेगा, एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में वैसा एड देखने नहीं मिलता सर। देखो, लोगों को पता है कि एयरपोर्ट में कौन व्यक्ति आने वाला है,
बस स्टैंड में कौन आएगा और रेलवे में कौन आने वाला है। रेलवे में आप देखो, अगर कभी चढ़ गए हो भाई साहब, तो आपको तो बाबा जादू बंगाली है ना, वशीकरण करें, ये सब कभी देखा कि प्लेन में कोई पोस्टर चिपका और वशीकरण का भाई साहब? नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को पता है कि किस क्लास का व्यक्ति कहां पर क्या है, चढ़ने वाला है। बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो उन्हें पता है कि जो प्लेन में चढ़ रहा है भाई साहब, जो रेगुलर बेसिस पर ट्रेवल कर रहा है प्लेन में भाई साहब, वो रोल्स रॉयस भी ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता भाई साहब, है ना। तो वहां पे पर्टिकुलरली ऐड दिखती है आपको, नॉर्मल कभी होर्डिंग में नहीं दिख जाएगा भाई साहब। तो हर जगह पर जहां पर जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, इट मींस उन्हें पता है कि यहां किस प्रकार का व्यक्ति आता है, जाता है, क्या हो सकता है भाई साहब। तो मेरे भाई, लग्जरी गुड्स और ये क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की जगह पर कि व्हाट टू क्या बेटा, प्रोड्यूस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, मोर हॉस्पिटल और क्या बेटा, मोर शॉपिंग मॉल्स। जहां बीमार ज्यादा रहे, क्या खोलोगे, हॉस्पिटल खोलोगे ना, सिंपल सा फंडा है। अब शॉपिंग मॉल, यहां छिंदवाड़ा से मोस्टली जो है ना, जो लोग जाते हैं, आप सुबह एक काम करो, अभी एक दिन आप एनालिसिस कर लेना, प्रोजेक्ट वर्क टाइप का ले लो, सुबह खड़े हो जाना बस स्टैंड में जाकर के, बस में मैं गारंटी लेता हूं कि 60% लोग नागपुर केवल अपनी बीमारी दिखाने जाते हैं। नागपुर वालों को पता है भाई, पूरी बस जो चल रही है ना, वो बीमार लोगों की वजह से चल रही है भाई। कोई किसी को कुछ है, उल्टी है, दस्त है, पहुंच रहे हैं डॉक्टर। नागपुर का आधा हॉस्पिटल का मार्केट किसकी दम पर चल रहा है भाई साहब, आस पड़ोस के जिलों के दम पर चल रहा है ना। ये दिमाग में रखना। उन्हें पता है कि हब है, बिजनेस के लिए भी जाते होंगे बट बहुत कम जाते हैं भाई साहब, बिजनेस के लिए बहुत रेयर है। मेयर हमारे यहाँ आस पड़ोस के जो जिले जाते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को पता होता है कहाँ कौन सी चीज क्या है भाई साहब, बिकने वाली है। अक्सर तुमने देखा होगा, जो ये वाइन शॉप वगैरह खुलती है, उसके बगल में फल्ली वाले लगाते हैं। फल्ली वाले को पता है कि ये भाई उतरेगा तो यहीं लेगा भाई साहब, सिंपल सा फंडा है। तो मतलब भाई बिजनेस है ना, ये तो बहुत दिक्कत की बात, ये तो सबको पता। अच्छा सुनिए, अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आपने एक बार क्या कर लिया बेटा, डिसाइड कर लिया कि भाई ये बनाना है। अब समस्या किस बात की आती है कि कैसे बनाना है, समस्या किस बात की आएगी भाई साहब, कैसे बनाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, कैसे बनाना है, इट डिपेंड ऑन हाउ टू प्रोड्यूस। अब आपके ऊपर दो चीजें हैं, या तो आप लेबर से काम करवा लो, उसे क्या बोलोगे आप, लेबर इंटेंसिव, या तो तुम मशीन से करवा लो, तो उसे क्या बोलोगे बेटा, कैपिटल इंटेंसिव। अगर आप मशीनों के थ्रू काम करवाना चाहते हैं तो दैट इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अगर आप लोगों के थ्रू काम करवाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। मुझे ये बताओ, लेबरों से काम करवाओगे ना, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, लेकिन इकोनॉमी में क्या मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर लेबर के थ्रू काम करवाओगे तो लेबर आएगा तो क्या बढ़ेगा, मेरे को बताओ, रोजगार बढ़ेगा। और अगर मैं दूसरी बात करूं कैपिटल इंटेंसिव, तो क्या लगाओगे, मशीन। तो दोनों में फायदे और नुकसान क्या समझो, लेबर से काम करवाओगे रोजगार बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। मशीन से काम करवाओगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन रोजगार क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मशीन काम करेगी तो लोग तो बेरोजगार हो गए ना भाई साहब। तो सर कैसे करें, बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, लेबर भी हो और मशीन भी हो। तो ये क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस वाला जो कंसेप्ट है, ये दिमाग में रख लेना। अब समस्या इस बात की, हुम टू प्रोड्यूस, जो मैंने आपको बताया कि किसके लिए बनाना चाहते हो। हाउ विल द आउटपुट विल बी क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड क्या बेटा, सर्विसेज। वही जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि भाई आपका टारगेटेड एरिया कौन सा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किसको टारगेट कर रहे हो, किस इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, किन लोगों को। तो ये तीन प्रॉब्लम मेनली रहती है बेटा जनरली, जो मैंने आपको बताया। चौथी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप तीन को याद है तो भी। हाउ टू अचीव क्या बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, एडिशनल प्रॉब्लम है ये। तो क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, अगला क्या है, होम टू प्रोड्यूस, और अगली बात क्या आ जाती है, हाउ टू अचीव क्या बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमी की डेफिनेशन, देन माइक्रो और मैक्रो के बीच में अंतर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसके बाद में क्या देखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ क्या बेटा, इकोनॉमी। इस पर हम लोगों ने आपको क्या किया, बात किया है। और ये एज इट इज आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है इसको याद करेंगे, समझेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्या बेटा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सर आपने बता दिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो मैंने ना दो तरीके रखे हैं, एक जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो उनके लिए मैंने एक एग्जॉस्टिव चीज दे दी है कि भाई ये इकोनॉमी है, उसके मेरिट ये हैं, डिमेरिट ये हैं। फिर दूसरे तरीके की इकोनॉमी, मेरिट और डिमेरिट। लेकिन जो लोग बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, गुरु इतना याद वाद नहीं होने वाला हमसे, तो केवल वो कम से कम इतना तो इज्जत बचाने के हिसाब से कर लेंगे कि वो क्या कर लेंगे भाई साहब, इस फ्लो चार्ट को ही क्या कर लें, कम से कम याद कर ले। इस चार्ट को ही अगर याद कर ले तो भी उनका काम जो है हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन आइए मैं सबसे पहले जो मेरा काम है उसको कर देते हैं, मतलब कि हम शुरू से एक बार देख लेते हैं कि भाई टाइप्स, इसका दिए फाइनली चार्ट तो आपको बता ही देंगे। तो इकोनॉमी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन। कौन कौन सी भाई साहब, तो सबसे पहले क्या है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? कैपिटलिस्ट। और इसी को कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। और इसी को कहा जाता है लेज़ेस फेरे इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? लेज़ेस फेरे इकोनॉमी। क्या बोला मैंने? हाँ, और इसी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। पूरी दुनिया में जितने देश हैं उनमें से ये जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है मोस्टली, वो उनकी इकोनॉमी कैसी है? जैसे यूएसए है, उनकी इकोनॉमी कैसी है? कैपिटलिस्ट है। तो पहली टाइप क्या हो गया बेटा? कैपिटलिस्ट है। दूसरा कौन सा टाइप है? दूसरा कौन सा टाइप है? सोशलिस्ट है। और तीसरा कौन सा है भाई साहब? मिक्स्ड है। 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है सूर्यवंशी। चावल दाल खा के अगर सोते हुए मिल गए बेटा, तुम अभी टेस्ट भी लूंगा जितना पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? गद्दारी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सुने एकदम कथा उथा चल रही है, आखिरी में प्रसाद बट्टा निकल लिए, है ना? अभी सब ध्यान से पूछूंगा, टेस्ट भी लूंगा बेटा। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, दूसरा कौन है बेटा? सोशलिस्ट, और तीसरा कौन सा है? मिक्स्ड। एग्जाम्पल अगर देना हो तो मैं दे देता हूं। कैपिटलिस्ट के लिए यूएसए है, ठीक है ना? हांगकांग है। ये सब जो महंगे महंगे डेवलप्ड शहर है भाई साहब, ऐसा। हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इकोनॉमी बची जो कैसी हो, केवल कैपिटलिस्ट हो। अब लगभग हर इकोनॉमी कैसी हो चुकी है? मिक्स्ड है। सोशलिस्ट में कौन आता है? चाइना, रशिया, ये सब कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट हैं। और आखिरी आती है क्या बेटा? मिक्स्ड। तो सुनो, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में दोनों का जो मतलब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर जिस इकोनॉमी में होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो सर, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? एकदम क्लियर कट बात आपको बता दिया गया सर। जहां पर रिसोर्सेस का कंट्रोल किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो पूरा संसाधन है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में, प्राइवेट मतलब बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट जो लोग रहते हैं उनके हाथों में। रिसोर्स कंट्रोल पूरा क्या करते हैं? वो करते हैं। और इकोनॉमी जो चलती है वो डिमांड और सप्लाई की मदद से चलती है। उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। जो उस देश के कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीवादी लोग जो होते हैं, वो चलाते हैं। मुझे बताओ, अगर कैपिटलिस्ट लोग चलाएंगे तो उनका मेन मुद्दा क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। मेन मोटिव क्या होगा उनका? अधिक से अधिक क्या कमा लिया जाए भाई साहब? प्रॉफिट। तो आप देख पा रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जो कि प्राइवेटली ओन्ड होता है और प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड होती है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। मार्केट फोर्सेस के थ्रू चीजें जो है क्या की जाती हैं भाई साहब? कंट्रोल की जाती है। किसके माध्यम से? डिमांड और सप्लाई के माध्यम से। ये दिमाग में रख लेना। तो मैंने यहां फीचर लिखा है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहां पर प्रॉफिट मोटिव होता है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, जब आना है आओ, जब भाई साहब धंधा बंद करना है कर दो। कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, जिससे खरीदना है उससे खरीदेंगे भाई साहब। और प्राइस मैकेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय क्या बेटा? डिमांड एंड सप्लाई। ये पहली चीज है। सर, ऐसी इकोनॉमी की क्या फायदे और नुकसान है? रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज रहेगा। जब भी चीजें प्राइवेट सेक्टर को दी जाती हैं तो वो बेहतर इनोवेट करता है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट से मतलब है ना। तो उसका हमेशा ध्यान किस पर रहता है? कि सर्विसेज कितनी अच्छी दी जाए भाई साहब, मजा आ जाए। फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन इससे क्या होता है सर? जब प्रॉफिट ही कमाएगा प्राइवेट सेक्टर तो इनकम इनइक्वालिटी पैदा होगा, वेलफेयर लोगों का नहीं होगा, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, और लोगों का क्या चालू हो जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन। लोगों का क्या चालू हो जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको? यूएसए, ठीक है ना। ऐसे ही कौन आ जाते हैं बेटा? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहा जाता है? प्लैन्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है सर? इसमें गवर्नमेंट जो होती है ना, वो डिसाइड करती है कि वो कंट्रोल करेगी। मतलब एक गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर क्या करता है? पूरे रिसोर्सेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि भाई जितने भी संसाधन है सरकार उनको क्या करेगी? मेंटेन करेगी, है ना। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? कि अधिक से अधिक क्या करना बेटा? वेलफेयर करना। अधिक से अधिक क्या करना? वेलफेयर करना। प्रॉफिट के लिए लोग काम नहीं करते हैं। स्टेट ओनरशिप मतलब सरकार पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। पूरे देश की इकोनॉमी कैसे होती है? सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू क्या होती है? कंट्रोल होती है। सोशल वेलफेयर इनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? सर फायदे क्या है? असमानता कम होगी, सस्ते में सामान मिलेगा लोगों को, सोशल जस्टिस होगा और प्लैन्ड ग्रोथ होने वाला है भाई साहब। ये दिमाग में रख ला सर। तो यही फॉलो करते हैं ना। इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या? इफिशियंट नहीं होता। मुझे बताओ, सरकारी अस्पताल में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे? प्राइवेट में भागता आदमी, क्योंकि तुम अरे यार कुछ भी हो, सुविधाएं तो ठीक ठाक रहती है ना, कौन जाएगा? तो लेस इफिशिएंसी है किसकी बेटा? गवर्नमेंट सेक्टर की। दूसरा, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिले, इसका मतलब फाइलें लटकी हुई है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रही है, सरकारी काम जैसे लोग बोलते हैं एग्जाम्पल में।
और कंज्यूमर की कोई चॉइस नहीं रहती, जो सरकार ने दिया वही क्या लेना है, तुम्हें चूज करना है, दैट्स इट। तो ये हो गया भाई साहब। लोगों ने कहा भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो नेहरू जी से पूछा गया कि आप कौन सी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, कैपिटलिस्ट बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, क्या बनाना है आपको? तो लोगों ने कहा भाई बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट बनाने की भी औकात नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सोशलिस्ट बनाने की भी औकात नहीं, एक काम करते दोनों का क्या रख लेते, मिक्स। प्राइवेट सेक्टर को देंगे, एक्सप्लॉयटेशन चालू हो जाएगा। हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है सरकार के पास में कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाए, तो बेटर ऑप्शन क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाए और पब्लिक सेक्टर भी आ जाए, दोनों मिलकर देश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो कौन सा सेक्टर बना, कौन सी टाइप बना, मिक्स्ड इकोनॉमी बना। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जहां पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर आते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं। प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है और सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है। कभी डिमांड और सप्लाई चलाएंगे, लेकिन जब कभी इकोनॉमी में दिक्कत होगी तो सरकार क्या करेगी, यहां पर इंटरफेयर करेगी, बाकी नॉर्मली फ्री छोड़ दिया जाता है। सोशल वेलफेयर भी होगा और नेमा जी ग्रोथ भी होगा, सोशल वेलफेयर भी होगा और क्या होगा भाई साहब, ग्रोथ भी होगा, है ना। और इंडिया इसी का एग्जाम्पल है। अब जिन लोगों को भाई साहब बहुत वो है कि भाई क्या पढ़ेंगे, कैसे याद कर पाएंगे इतना सारा, भाई तुम टेंशन मत लो, तुम केवल ये चार्ट देखो। कैपिटलिस्ट में ओनरशिप किसकी है, प्राइवेट की, सोशलिस्ट में किसकी है, स्टेट की, और मिक्स्ड में किसकी है, बोथ की। डिसीजन मेकर कौन है यहां पर, मार्केट है। सोशलिस्ट में कौन है, गवर्नमेंट, और यहां क्या है बेटा, मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों है। कैपिटलिस्ट में मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, इसका क्या है बेटा, वेलफेयर, और इसका क्या है, प्रॉफिट प्लस वेलफेयर है। एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसएसआर, जो रशिया हो चुका है, और ये क्या है बेटा, इंडिया। तो अगर किसी को इतना ज्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे, जनरली ये वाला चार्ट अगर याद कर लोगे मेरे भाई बहन, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एज इट इज नोट्स आपको कल भी मिले थे, हर लेक्चर के नोट्स आपको जो है मिल जाया करेंगे, जो यहां पर आपको दिख रहा है। तो आई होप ये भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतिम टॉपिक पर आपको क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो अंतिम टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या बेटा, पीपीसी, है ना। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, है ना, मैंने आपको एक बात बताया था कि पीपीसी जो है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कई जगह पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या कहा जाता है, फ्रंटियर भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या कहा जाता है, फ्रंटियर भी कहा जाता है। क्लियर कट बात है ये। तो ग्राफ भी कह देते हैं कई कई जगह पर। मैंने आपको शुरू से क्या बताया, रिसोर्स में इकोनॉमी में रिसोर्स कैसे हैं, कैसे हैं बेटा, लिमिटेड है। कैसे हैं, लिमिटेड है। वांट कैसी है, अनलिमिटेड है मेरे भाई। तो ये पीपीसी क्या करता है कि ये शो कराता है ग्राफ के जरिए कि आपके लिमिटेड रिसोर्स में आप कितना क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, है ना। तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि पीपीसी क्या है, पीपीसी शोज ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये ध्यान रखना, कितने गुड्स के बारे में बात होगी, टू गुड्स। सर दो ही क्यों है, अजम्पशन है कि हम दो ही गुड्स मान लेते हैं। मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, ठीक है ना, तुम्हारे पास 1000 रुपए, एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए, 1000 रुपए है। अब मुझे ये बताओ, और तुम्हें दो चीजें खरीदनी है, एक एक्स गुड खरीदना और एक क्या खरीदना है बेटा, वाई गुड। मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें एक्स गुड को ज्यादा लेना है तो वाई गुड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर वाई गुड ज्यादा लेना है तो किसको, एक्स को कम लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास रुपए कितने हैं, फिक्स हैं, एक ही 1000 रुपए बेटा। बस इसी चीज को ग्राफ में अगर शो कराना है तो वो चीज क्या हो जाएगी, पीपीसी हो जाएगी। इसलिए मैंने डेफिनेशन क्या बोला, पीपीसी शोज ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced in an क्या बेटा, इकोनॉमी with the given resources and क्या बेटा, टेक्नोलॉजी, है ना। कि भाई जो भी रिसोर्स, जो भी टेक्नोलॉजी आपकी इकोनॉमी में है, उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज करके आप दो गुड्स को कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आप इसको ग्राफ में शो कराएंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे इसका, दैट विल बिकम क्या बेटा, पीपीसी। उसे क्या बोला जाएगा, पीपीसी। समझ गए बात को। और मैंने क्लियर बोला, एक को बढ़ाओगे दूसरा एक गेन करेगा तो दूसरा सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा सेक्रीफाइस करेगा तो एक क्या करेगा, गेन। दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज नोन एज, कौन सी कॉस्ट बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला मैंने, जब सर एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर
दूसरे को भाई साहब बढ़ाना है तो दूसरे वाले की कुर्बानी देना पड़ेगा। इट मींस दैट बहुत सिंपल है भाई साहब कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक को गेन और एक को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। तो इसी को कौन सी कॉस्ट कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही बात है ना। कोई भी भाई साहब मैटर हो सकता है, जैसे मिश्रा है, मिश्रा तुम्हें 2 लड़कियों के ऑफर है ना। एक इंटेलिजेंट है बहुत, पढ़ने लिखने में, है ना, और इन फ्यूचर में तुम्हें लग रहा है कि बाबा ये कुछ अच्छा ही करेगी, है ना, और एक बहुत सुंदर है, दिमाग कम है थोड़ा सा, है ना। अब मुझे बताओ, मिश्रा जी को अगर चूज करना है भाई साहब, तो अब ये मिश्रा जी की चॉइस है, दिमाग वाली चूज करेंगे, वो थोड़ी कम सुंदर है, तो क्या भाई को त्यागना पड़ेगा, सुंदर वाली को छोड़ना पड़ेगा। अब अगर कोई सुंदर वाली लड़की है भाई साहब, उसको अगर पकड़ना है तो किसको छोड़ना पड़ेगा, दिमाग। बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या बेटा, फॉरगॉन। तो जो एक को गेन करने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस। हिंदी में पुराना डायलॉग है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये किसकी डेफिनेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। कई महान लोग हैं, अब जब इनके पेपर में आ जाएगा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हिंदी में लिखेंगे इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे मेरे भाई, मुहावरा अलग चीज है, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ये क्या रख लेना दिमाग में। अब देखिए जरा, तो भाई आप देख सकते हो यहां पीपीसी की एक डेफिनेशन दी है, हालांकि मैंने इसे अपनी जुबान से बोल के बताया, क्या कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो कराता है, देखो ध्यान से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितने गुड्स बेटा, 2 goods that an economy can produce using given resources and technology fully and efficiently utilized। जब आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कर रहे हो तो उससे कितने गुड्स बना सकते हो हम्स भाई। इसको जब आप ग्राफ के फॉर्मेट में प्रेजेंट करोगे उसे क्या बोलेंगे, पीपीसी कहेंगे। अब सुनिए जरा ध्यान से, सर जब हम पीपीसी बनाएंगे तो उसके क्या क्या अजम्पशंस हैं, ये कई लोग, मैंने उस दिन आप लोग को मैंने 2-2 क्वेश्चन लिखने के दिया था, आप लोग को थोड़ी सी शर्म भी आ रही होगी कि इस बंदे ने अभी भी पूरा 1 घंटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये जितने का लेक्चर रिकॉर्ड होगा भाई साहब आप देखेंगे 46 मिनट अभी हुए हैं लगभग, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोग को कई बार कल की 2 क्वेश्चन लिख के देखा, पूरा 1 घंटा 2 ही क्वेश्चन में लिखने में बिता दी और उसमें भी कुछ लिख नहीं पाए ढंग का, है ना। पता नहीं कहां से ढूंढ के जो मन किया ग्राफ, ऐसा लग रहा था किसी ने किताब ही नहीं देखा हो कभी, आप ही लोग थे ना। तो भाई साहब ये थोड़ा सा ध्यान दें, इन नोट्स को घर में जाके देखें कि क्या लिखा हुआ है इनमें, ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है ना। सर अजम्पशंस क्या क्या है मेरे भाई बहन, जब पीपीसी बनाओगे तो ये क्या मानो, रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्स कैसे है, लिमिटेड है। दूसरा, रिसोर्स फुली एम्प्लॉयड है, जितने रिसोर्स हम लगा सकते थे सब कुछ इकोनॉमी में लगा हुआ है। तीसरा, टेक्नोलॉजी ना घटेगी ना बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी कैसा है, सेम रहेगी, कांस्टेंट है। ओनली 2 गुड्स आर क्या बेटा प्रोड्यूस्ड, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर क्या बेटा बोथ गुड्स, ठीक है ना। मतलब एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, ये क्या है, अजम्पशन है। ये क्या है बेटा, अजम्पशन है, जिससे आपको ध्यान रखना है, पेपर में डायरेक्टली आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। अब कई लोग यहां बैठे हैं भाई साहब, सर ये बताइए पीपीसी कैसा होता है ना। तो बेटा ये फीचर्स अगर आपको याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपके आने का, ठीक है ना। फीचर्स पर बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, ये कैसा होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब आपसे पेपर पूछा जाएगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब होता है। ये देखो इस तरीके का ग्राफ बनता है, इधर से चालू होकर ऐसे आता है, ये कौन सा स्लोपिंग दिख रहा है तुमको, डाउनवर्ड। कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है ना। अभी नीचे भी ग्राफ बना हुआ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर क्यों डाउनवर्ड है ये, क्योंकि बेटा अगर एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर बात है, इसलिए वो कैसा बना है, डाउनवर्ड बना। रीजन इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। दूसरा, सर कॉन्केव टू ओरिजिन है। कई लोग कहेंगे कॉन्केव का क्या मतलब होता है, बेटा जब ऐसा ग्राफ बना तो कॉन्केव होता है, मेरे लालो जब ऐसा ग्राफ बना तो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स। पीपीसी कैसा होता है, पीपीसी हमेशा कैसा होता है, कॉन्केव। मैंने पिछली बार बनाने को बोला, कई नमूने इस तरीके का बना के ले आए, ऐसा पीपीसी कौन सा होता है भाई, है ना। तो पता ही नहीं उन्हें पीपीसी क्या होता है, कहां से देखे तो चैट जीपीटी से देख के ले आए भाई साहब, है ना, और ऐसा बना दिया कॉपी में। ऐसे महान लोग भी यहां बैठे हुए मेरे भाई। हमेशा कैसा होगा, ये कॉन्केव होगा। सर क्यों होगा कॉन्केव, एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्केव इसलिए होगा, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी क्या बेटा, कॉस्ट। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, एक गुड्स गेन करेगा, दूसरा गुड क्या करेगा बेटा, सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए ये कॉन्केव होता है। दूसरा, सर ये ना स्कैरिसिटी को शो कराता है, लिमिटेड रिसोर्स को।
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को शो कराता है। और मजेदार चीज क्या है, ये वाली चीज जो है ना, मैं ये जो आखिरी पॉइंट लिखा है ना, अभी मैं ग्राफ के जरिए आपको क्या करता हूं, समझाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई साहब फीचर्स पर हम लोगों ने बात करी। किस पर बात करी? फीचर्स पर। अब मेन मुद्दा क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। देखिए हमने यहां क्या लिया, एक वीट है, एक प्रोडक्ट वीट है, और अगला प्रोडक्ट क्या है बेटा, क्लोथ है। जब हम वीट का यूनिट बढ़ा रहे हैं, देखिए 0 1 2 3 4 और क्या बेटा 5, जब हम वीट का यूनिट बढ़ा रहे हैं तो क्लोथ का यूनिट क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। पहले देखो जब हम वीट का कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते थे तो ये कितना था बेटा, 15 था। जब हमने इसका 1 यूनिट बढ़ाया तो ये क्या हो गया बेटा, 14 हो गया। मतलब सर वीट बढ़ रहा है तो क्लोथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बेटा ये जो शो कराओगे, ये पीपीसी में जब आप शो कराओगे तो इस तरीके से आप क्या कराओगे बेटा, इसे शो कराओगे। क्लियर कट बात है ये आप, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इनको क्या रखना है बेटा, आपको दिमाग में रखना है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, शो कराओगे, है ना। तो यहां पर मैंने एक कॉम्बिनेशन लिख दिया A B C। अब ध्यान से देखो, वो जो ऊपर चीज लिखी थी समझना बेटा, कोई भी अगर पीपीसी के ऊपर अगर कोई पॉइंट बन रहा है, ये जितने भी पॉइंट है ABCD, इसका मतलब मालूम है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो बेटा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हो बेटा, इसको हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं, कि आप क्या कर रहे हो, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या है बेटा, ये रिसोर्स है, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जो भी पॉइंट यहां पर मेंशन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ क्या बेटा, रिसोर्सेज, है ना। जो भी पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, फुल यूटिलाइजेशन कहा जाता है रिसोर्सेज का, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है जो ध्यान रख लेना। अच्छा सुनो, और ये अंदर अगर पीपीसी के कोई भी पॉइंट बनता है तो उसे क्या बोला जाता है, ये और ये दोनों क्या है, आप हासिल कर सकते हो, अटेनेबल है, ठीक है ना। अगर पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट बन रहा है तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, नॉन अटेनेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन अटेनेबल। सर ये मतलब नहीं समझ में, आप क्या बता रहे हो, मैं ये बता रहा हूं कि जो ये ग्राफ आप देख रहे हो ना, इस ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है इसका मतलब ये है, और ग्राफ के अंदर जो पॉइंट है, मैं ये बताओ, एक एग्जांपल समझो, तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो तुम कितने का सामान ले सकते हो, या तो 1000 या तो उसके अंदर का, यही हो सकता है ना। तो मेरे भाई ये जो तुम बाउंड्री देख रहे हो ये 1000 है और इसके अंदर 700 800 900 कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पर जो पॉइंट बना है और उसके अंदर जो है, दीज आर क्या बेटा, अटेनेबल। ये कैसे हैं, अटेनेबल है। लेकिन इसके बाहर अगर कोई पॉइंट चला गया तो क्या है बेटा, नॉन अटेनेबल है। क्या है वो, आप हासिल नहीं कर सकते उसको, है ना। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा, मैंने जो आपको बताया है, अगर पीपीसी पर कोई पॉइंट बढ़ रहा है ऑन पीपीसी तो क्या है बेटा, इफिशियंट है। वो कैसा है, इफिशियंट है। अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट बना तो उसे बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप रिसोर्सेज का फुल यूज नहीं कर पा रहे हो। और अगर पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट बनेगा तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, अनअटेनेबल। इसी चीज को यहां पर क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो भाई पीपीसी के ऊपर जितने पॉइंट है वो क्या है, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंदर कोई पॉइंट है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या बेटा, रिसोर्सेज। और बाहर है तो क्या बेटा, नॉन अटेनेबल, ये तो आप हासिल ही नहीं कर सकते। अब आइए मैं अंतिम बात कर रहा हूं, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर के। अभी मैंने सर आपने तो बता दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि सर जब हम किसी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ते हैं किसी दूसरी चीज के लिए, जब आप चॉइस करोगे तो किसी एक चीज को तो क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिस चीज को आपने छोड़ा है दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज क्या बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस ऑफ गुड एक्स अपॉन गेन ऑफ क्या बेटा, गुड्स वाई, है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। और कई लोग ये कहते हैं सर शिफ्ट भी होता है क्या पीपीसी में। बिल्कुल बेटा, ये मैंने 2 डायग्राम बनाए, देखिए जरा ध्यान से, है ना। ध्यान से डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आएगा। मुझे बताओ शिफ्ट किधर हो सकता है, या तो लेफ्टवर्ड या तो क्या बेटा, राइटवर्ड। ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ये कौन सा शिफ्ट है, राइटवर्ड। भाई मेरा राइट इधर होगा ना, तो ये कौन सा शिफ्ट है, राइटवर्ड है। और दूसरा क्या है बेटा, ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये नजर आ रहा है जो अंदर तरफ में आ रहा है, देखिए एरो भी बनाया है मैंने। तो जो अंदर तरफ आ रहा है दैट इज क्या बेटा, लेफ्टवर्ड, और उधर जो जा रहा है वो क्या है बेटा, राइटवर्ड है। अब ध्यान से सुनो, कोई अगर पूछे सूर्यवंशी जी कि क्यों होगा पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट, तो क्या बोलना, अगर रिसोर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो पीपीसी कहां चला जाएगा, राइटवर्ड।
लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर है, वॉर है या रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, तो भाई साहब ये टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है तो क्या हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये बताता है कि पहला वाला क्या बताएगा कि इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रोथ है, दूसरा वाला बताएगा इकोनॉमी कहां जा रही है, डाउन जा रही है। ये पूरा की पूरा ये जो आपने मेरे साथ में चैप्टर डिस्कस किया है वो है आपका चैप्टर नंबर 1, और लेक्चर 2 के हिसाब से जो शेड्यूल भेजा गया था उसमें पूरा चैप्टर क्या था बेटा, मेंशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एज इट इज नोट्स आपको क्या है भाई साहब, टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और जब ये वीडियो आए, कल वाला वीडियो भी देखिए, 2x स्पीड में देखिए, है ना, और बहुत जल्दी ये लेक्चर आपके पूरे क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ये भी आज कल आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।